सो बायो के क्वेश्चंस लगने लगे आपके एवरीवन? रिया, आवाज आ रही है मेरी? आवाज तो आ रही होगी, सर रिप्लाई नहीं आ रहा। यस सर, आ रही है। बायो के क्वेश्चंस लगने लगे आपके? नहीं लग रहे अभी? चलिए, आज हम बात करने वाले फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और फिजिक्स और केमिस्ट्री इट्स नॉट दैट मच लेंदी जितना हमारा फिजिक्स था और जितना हमारा बायो था। ठीक है, सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दे आर इट इज़ नॉट दैट मच लेंदी। ठीक है ना। तो ऐसे तो फिजिक्स में पढ़ने को बहुत कुछ है, पढ़ने को लाइक बहुत बड़ी फिजिक्स है, बहुत सारी फिजिक्स है। केमिस्ट्री भी बहुत सारी है, बट व्हाट वी हैव डन, जैसे मैंने बात किया था कि सारी चीज़ें जो क्यूरेट की गई हैं, ठीक है ना, लाइक द क्वेश्चंस और द डेटा इज क्यूरेटेड एज पर द डिमांड ऑफ द एग्जाम। तो एग्जाम की डिमांड के हिसाब से इसको क्यूरेट किया गया है, ठीक है ना। सो व्हाट विल डू सम फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू सम ऑफ द टॉपिक्स। कुछ टॉपिक्स हैं जो आ रहे हैं रास्ते में, उनको करेंगे ऑन द वे। एंड देन विल ऑल्सो डू एसोसिएटेड PYQ विद देम एंड वन लाइनर एसोसिएटेड विद देम ऑल्सो, जैसे हम जो हमारा मेथड था पहले वाला। ताकि जब आप घटना चक्र लगाने बैठो, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए। दैट इज दी ओनली पर्पज वी हैव टू सर्व राइट नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वेव मोशन की। तो वेव मोशन के पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। सो बैकग्राउंड क्या है? द बैकग्राउंड इज अबाउट द ओवरऑल, फॉर एग्जाम्पल दी एक एटम या एक एटम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना, एटम। ठीक है, अब एक एटम जो होता है, ठीक है, तो कैसा बिहेव करता है? तो ओवरऑल वो द एटम कैन बिहेव एज ए पार्टिकल ऑल्सो, ठीक है ना। पार्टिकल पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है और वेव की तरह भी वो बिहेव कर सकता है। तो ओवरऑल इसी को बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। डुअल नेचर ऑफ particle. So a particle can behave either in the particle format or the wave format. तो wave format में behave करता है और particle format में behave करता है। waves क्या होती हैं? जैसे अभी बात किया था, फॉर एग्जाम्पल हमने बात किया था जुग्राफी में एयर के बारे में, द डिफरेंस बिटवीन द एयर एंड विंड। सो एयर इज द एयर, जो भी एयर प्रेजेंट है आसपास। विंड क्या आती है? द मूविंग एयर इज नोन एज द विंड। मूविंग एयर इज नोन एज द विंड, ठीक है ना। देन व्हाट इज वेव? वेव क्या होता है? वेव बेसिकली जब एक मोमेंट पे जब विंड मूव कर रही है, सो जब विंड मूव करेगी तो वो क्या करेगी? एयर को डिस्प्लेस करेगी। तो उसके आसपास की जो एयर है उसको क्या करेगी? विंड डिस्प्लेस करेगी। विंड विल डिस्प्लेस द एयर अराउंड इट, एंड इफ इट इज डिस्प्लेसिंग द एयर अराउंड इट, तो इट विल क्रिएट व्हाट? इट विल क्रिएट द डिस्टर्बेंस। सो वेव क्या है? वेव क्या है? तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच प्रोपगेटेड द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मैटर। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मैटर, तो मैटर का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो ओनली द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एनर्जी इज हैपनिंग। ओनली द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एनर्जी इज हैपनिंग। और इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज द वेव और वेव मोशन। ठीक है, तो वेव मोशन क्या हो गया? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एनर्जी जो हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैट इज नोन एज द वेव मोशन। वेव मोशन। एंड even we have seen what we have seen, even we have seen the ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेव, कैसे वेव ट्रांसपोर्ट कर रही थी। ये जैसे हमने बात किया था कि द वेव और द एयर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। और टेम्परेचर पे भी उसका भी इफेक्ट देखा था। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, क्लियर। नाउ इन द वेव फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पढ़ा होगा, बचपन में देखा होगा, तो इस तरह की कुछ वेव्स देखी होंगी आपने, ठीक है। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो क्या कोई बता सकता है कि ये साइन वेव है कि कॉस वेव है? एनीवन? चलो कोई बात नहीं, ये ऐसी बात है। अब देखो क्या होता है वेव में। देखो वेव क्या होती है, कभी ये ऊपर जाती है, ठीक है ना, समटाइम्स इट गोज अप, समटाइम्स कम्स डाउन, अप डाउन, अप डाउन, इस तरह से होता है। एक साइड का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, दिस कुड बी दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस।
किसी भी एक साइड की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम लोग दी एम्पलीट्यूड। द डिस्टेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर साइड, किसी भी एक साइड का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एम्पलीट्यूड। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, क्योंकि क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, चोटी ना, द हाइट, समिट, समिट यू कैन से, समिट और क्रेस्ट, पर हम लोग क्रेस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सो द हाईएस्ट पॉइंट इज द क्रेस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट इज द ट्रफ। ठीक है, सो हाईएस्ट पॉइंट इज द क्रेस्ट, लोएस्ट पॉइंट इज द ट्रफ। नाउ कम्स व्हाट इज द वेवलेंथ। सो वेवलेंथ मतलब क्या हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रफ्स और द ट्रू क्रेस्ट। एक ये क्रेस्ट बन गया, दिस इज ऑल्सो द क्रेस्ट ना, दिस इज ऑल्सो द क्रेस्ट। सो द डिस्टेंस बिटवीन ईदर द टू क्रेस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रफ्स, तो उन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस होगी दैट इज व्हाट नोन एज द वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल व्हिच इज कॉल्ड एज द लैम्डा, ऐसे करके, लैम्डा क्या बोलते हैं इसको, लैम्डा। ठीक है ना, लैम्डा। और जो बीच की पोजीशन होगी इज नोन एज द रेस्ट पोजीशन, वो इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। Now what is important? What is important is the regarding the what is the amplitude? Amplitude. So the maximum displacement, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोल देंगे। तो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्रेस्ट क्या हो गया, क्रेस्ट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। तो एक इक्विलिब्रियम से, दिस इज व्हाट दी, दिस इज द इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है दैट इज द क्रेस्ट। ठीक है ना, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो ओवरऑल बॉटम का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसको हम लोग ट्रफ बोल देंगे। व्हाट इज द वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के या ट्रफ के बीच के जो भी डिस्टेंस होगा इट इज द वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय द ग्रीक वर्ड विच इज नोन एज द, दिस इज द लैम्डा। ठीक है, लैम्डा। नाउ टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, चलिए ये बात कर लेते हैं। एक होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी यू कैन डिनोट द फ्रीक्वेंसी बाय एन ऑल्सो और फ्रॉम द म्यू ऑल्सो, कुछ भी करके डिनोट कर सकते हो फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी को सिंपली यू कैन डिनोट बाय द एफ ऑल्सो, स्मॉल एफ ऑल्सो। ठीक है ना। Now what you need to understand from here is that this lambda, that is the wavelength, is inversely proportional to the frequency. Inversely proportional. What is the meaning of inversely proportional? So if we increase the wavelength, the frequency will decrease. तो अगर हम वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी देख लो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार वेव्स मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर देखोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। So if we have a wave here, so this is the wave and it is moving in this way, ठीक। तो इसकी वेवलेंथ क्या हो, दिस इज द वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल अभी ये वेवलेंथ है 2 मीटर की, 2 मीटर, फॉर एग्जांपल 5 मीटर इसको ले लो, दिस इज ऑफ 5 मीटर, ठीक। सो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 5 मीटर। नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा कि ओवरऑल ये यहाँ से गया और यहाँ से आके पूरा इसने कितने देर में कवर किया, ऐसे करके मान लीजिए, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। एक कंप्लीट राउंड लगाने में कितना समय लग रहा है उसको बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए। तो इसको तो बहुत टाइम लग गया यहाँ से आने में। नेक्स्ट वी हैव ड्रॉन दी अदर वेव, इसमें एक कंडीशन है, ये ऐसे गई है ना, इन दिस कंडीशन ये यहाँ से जाके जल्दी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से निकल के यहाँ जल्दी आ जाएगी। बट इन दिस कंडीशन इसकी जो जो डिस्टेंस है ये क्या हो गई, कम हो गई। ये 5 थी तो देखो ये कितनी बच गई, 2 मीटर बच गई। फिर तीसरी देख लो कंडीशन, तो यानी कि इसकी जो लैम्डा कितनी हो गई, इसकी जो उसकी वेवलेंथ थी वो 2 मीटर हो गई, पर इसकी फ्रीक्वेंसी फिर ज़्यादा बढ़ गई। अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी 2 थी, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, मान लीजिए 4 हो गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। थर्ड कंडीशन देखो, in this condition the wavelength has narrowed down very much, the wavelength has narrowed down very much. Let's say this is 0.5 meter, but the frequency, so the wavelength is 0.5 meter, but the frequency this has increased, f has increased to let's say 7, यानी कि frequency is inversely proportional to the wavelength. Now one more thing जो भी समझना है, there is a formula
is E is equal to h nu, या you can write it as E is equal to hf if it is frequency. यानी कि what I'm trying to explain here that the E is energy, ठीक है ना. So basically E is the energy, E is the energy, this is constant, this is a constant and this is the frequency, this is the frequency, ठीक है. So the energy is directly proportional to what? Energy is directly proportional to the frequency, ठीक है. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो इफ द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दिस मीन्स व्हाट? इफ वी हैव अ वेवलेंथ with a greater frequency, so if we increase the frequency, the energy will also increase. But at the same time, if the energy is increased, the wavelength will decrease. इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पहले जस्ट लेट मी नो दिस थिंग, दिस कॉन्सेप्ट. इफ वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, द एनर्जी विल इंक्रीज, एंड इफ वी आर डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, द एनर्जी विल डिक्रीज. पर जो वेवलेंथ होगा वो उसके ऑपोजिट में चलेगा, ऑपोजिट ऑफ दैट. हैव यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट और नॉट? प्लीज कंफर्म मी वंस फर्स्ट. यस सर. ठीक है. अब आपने अभी एक और कॉन्सेप्ट हमने देखा था बहुत पहले. वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ द विबग्योर. सो इफ वी हैव द वाइट लाइट, वी हैव द वाइट लाइट, एंड वाइट लाइट इज पासिंग थ्रू दिस प्रिज्म, इट विल डिवाइड इनटू मेनी कलर्स, ठीक, 7 कलर्स. तो हमने नाम दिया उसको विबग्योर, विबग्योर. एंड देयर आई टोल्ड यू दैट रेड कलर इट हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी कि इसका जो लैम्डा है वो क्या है? मैक्सिमम है. लैम्डा मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या हो गया? इट विल गो एट ए वेरी फार डिस्टेंस. इसलिए आपने देखा है इन ऑल द ट्रैफिक सिग्नल्स, इन ऑल द रेलवे लाइन्स, सब जगह किसका इस्तेमाल करते हैं? वी यूज़ द रेड कलर ओनली. तो रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं, है ना. और फॉर एग्जांपल मे बी द इंडिकेटर, ब्रेकिंग लाइट, ब्रेक लाइट जो होती है उसमें भी रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है ना, बिकॉज उसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है. तो अगर रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, सो इफ़ द रेड कलर हैज़ द मैक्सिमम wavelength, so this means what? This has the minimum energy, yes or no? So the red color has the maximum wavelength, it has minimum energy. उसी तरह विबग्योर, so if it is विबग्योर, that is the violet. So violet color में क्या होगा? The minimum lambda but the maximum energy. Clear or not? क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है. सो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि फ्रीक्वेंसी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा विच इज द वेवलेंथ. तो E इज द एनर्जी, F is the frequency, and lambda, this is the wavelength. तो आप इसको लिख लीजिए चाहे तो अपनी कॉपी पे, रेडी नोट्स पे. वेबकैम ऑफ कर दिया आप लोगों ने? पता नहीं चल रहा है. ऑन करो वेबकैम, ठीक है. इसको आप लिख लो कॉपी पे. एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है. नाउ अब बात करते हैं हम ओवरऑल द टाइप्स ऑफ द वेव्स. सो वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट इज दी वी हैव द मैकेनिकल वेव, ठीक है ना, मैकेनिकल वेव, और दूसरा आ जाएगा नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है ना. ये यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज द नॉन मैकेनिकल वेव, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? दे आर नथिंग बस इन द शॉर्ट फॉर्म दे आर नोन एज द EM वेव्स. EM वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर नथिंग जस्ट, आप बात कर सकते हो फॉर एग्जांपल द लाइट वेव्स. तो जो लाइट में जो वेव्स होती हैं ना, सो दीज लाइट वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और द EM वेव्स, इसको बात करते हैं, ठीक है. तो पहले बात करते हैं व्हाट आर द मैकेनिकल वेव्स. सो बाय द वेरी नेम इट इज क्लियर. मैकेनिकल में समथिंग विच इज मैकेनिक्स मतलब फिजिकल थिंग,
What is the meaning of mechanical? Mechanical means something which is physical. So mechanical waves are of the two types. One is the longitudinal, second is the transverse. So longitudinal transverse ये सुने सुने लग रहे हैं हमें. So first of all हमने देखा था लैटिट्यूड, देखा था लैटिट्यूड्स, longitudes, don't confuse with them. What were the latitudes and longitudes? So if we have drawn a circle on the earth, ठीक है ना, so these lines which are the horizontal lines are the latitudes and the vertical lines are the longitudes. So longitudes are the vertical lines, latitudes are the horizontal lines, but this is different. This is not that. This is the longitudinal waves. So longitudinal मतलब क्या हो गया? long मतलब क्या हो गया? You can relate longitudinal by the long, and long means along. So if what I have said that overall what is the meaning of the movement of the waves? Wave के movement का मतलब क्या होता है? Wave की motion का मतलब क्या होता है? Overall the transportation of the energy from one place to other place. And how the transportation of energy will happen? कुछ पार्टिकल्स होंगे ना, with those particles the transportation of the energy will happen. मास ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, पर एनर्जी तो ट्रांसपोर्ट हो रही है ना, और एनर्जी अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो कैसे हो रही होगी, है ना? इफ द एनर्जी इज ट्रांसपोर्टिंग, सो एनर्जी इज ट्रांसपोर्टिंग ओनली विद द हेल्प ऑफ सम पार्टिकल्स. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं? वेव्स विच रिक्वायर द मटेरियल मीडियम, ठीक है ना, फॉर दियर प्रोपोगेशन. तो उनको वो वेव्स जिनको अपने प्रोपोगेशन के लिए क्या, सॉरी पहले मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन दे देते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन बाद देंगे. तो मैकेनिकल वेव्स क्या हो गई? मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर दी मटेरियल मीडियम. मटेरियल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, टेंजिबल मीडियम है, ठीक है. तो मैकेनिकल वेव्स बाय द वेरी नेम इट्स क्लियर आर दोज वेव्स विच रिक्वायर दी मटेरियल मीडियम फॉर दियर ट्रांसपोर्टेशन. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दीज आर द थ्री मीडियम्स, ठीक है ना. हमें मीडियम चाहिए, ओनली देन इट विल ट्रैवल. सो दिस इज द मैकेनिकल वेव फॉर दियर प्रोपोगेशन, एंड दीज आर द इलास्टिक वेव्स. ठीक है, दीज आर दी इलास्टिक वेव्स. इलास्टिक वेव्स होती हैं. इलास्टिक वेव्स का मतलब क्या होता है कि दे कैन मूव, है ना, लाइक बैक एंड फोर्थ. नेक्स्ट बात करते हैं, तो हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव दो तरह की होती है. पहला है लॉन्जिट्यूडनल एंड सेकंड इज द ट्रांसवर्स. इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, यानी कि जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के हों, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स भी हों, ठीक है ना, उसी डायरेक्शन में उसके पार्टिकल भी हों. कहने का मतलब क्या है? if the wave is moving in this direction, for example if the wave is moving in this direction, तो उसके जो पार्टिकल्स हों उसका ओरिएंटेशन भी इसी डायरेक्शन में हो. दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द पार्टिकल्स. सो द ओरिएंटेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन. दिस इज व्हाट? दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. ठीक है ना, longitudinal waves. So if the propagation of the particles of the medium is the same as the direction of the propagation of the wave, this is the direction of the propagation of the wave, direction of the propagation or direction of the movement of the wave, तो उसको बोलेंगे longitudinal waves. But if the medium, the overall the orientation of the particles is perpendicular to the waves, डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, तो अगर डायरेक्शन ऑफ द वेव कहाँ पर है? इस साइड में है, ईस्ट में जा रही है, और जो पार्टिकल्स हैं आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव. और ये कौन से पार्टिकल्स हैं? वेव के पार्टिकल्स हैं, ठीक. तो उस कंडीशन में दैट वेव इज नोन एज द ट्रांसफर वेव. दिस इज द ट्रांसफर वेव्स, ठीक. और ये कौन सा हो गया? दिस ये वाली नीचे वाली इज द लॉन्जिट्यूडनल. क्लियर हो गई? बस इतनी समझनी यहाँ से चीज़ें. तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या होगी? इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, तो उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ठीक है ना. द एग्जांपल क्या रहेगा? द स्प्रिंग वेव्स और द साउंड वेव्स. स्प्रिंग वेव्स और द साउंड वेव्स. सो स्प्रिंग वेव मतलब कभी आपने देखा एक स्प्रिंग लो आप और स्प्रिंग को बहुत टाइट करो और उसको फिर उसमें हाथ मारो ऐसे धीरे से, और मे बी यू हैव प्लेड द गिटार,
तो उस कंडीशन में वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स निकलती हैं। और द साउंड वेव्स, सो दे आर दी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। Sound waves in the air and the fluid are the longitudinal because of the particles vibrate in the same direction of the wave motion। ये तो definition है longitudinal waves की, ठीक है ना। This is the only definition of the longitudinal wave which is the PYQ। ये क्या है, this is the PYQ। Clear? Now talking about the transverse wave is easy। The particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of the propagation of the wave is known as the transverse waves। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रिंग ऑफ द सितार, तो सितार के केस में ये आएगा, ठीक है ना। ये स्प्रिंग का है, सॉरी दिस इज ऑफ द स्प्रिंग नॉट स्ट्रिंग, ये है स्प्रिंग का, ठीक। और ये जो है ये स्ट्रिंग आ जाएगा, यानी कि सितार का आ जाएगा, है ना। या वेव अंडर टेंशन, वेव्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर आपने कभी सर्फेस ऑफ वाटर यानी कि पानी पे आपने कभी पत्थर मारा है तो आपने देखा होगा पानी हिलता रहता है, तो दैट इज द ट्रांसवर्स वेव। एट दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग, if you have thrown a stone in the water, what is happening at that time, wave is continuously moving in this direction, in the direction of the propagation, जहाँ पे आपने पत्थर मारा है। but apart from that wave is also moving up and down, so that is the particles are moving perpendicular to the propagation of the waves। जो particles move कर रहे हैं they are moving perpendicular to the propagation of the wave, so this is the transverse wave, ठीक है। सो सितार में जो वेव्स बनेगी, गिटार में जो वेव्स बनेगी इज द एग्जांपल ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, है ना। थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे, क्लियर। सो यू कैन सी दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल वेव। ये स्प्रिंग का एग्जांपल है, स्प्रिंग में, so स्प्रिंग में जो वेव्स है, द वेव्स ऑफ द स्प्रिंग्स आर द लॉन्जिट्यूडनल वेव्स एंड द वेव्स ऑफ द फॉर एग्जांपल द सितार और गिटार, ठीक, गिटार, ये सारी क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांसवर्स वेव और द वाटर वेव्स। वाटर वेव्स यानी कि वाटर की जो सरफेस पे वेव आएंगी व्हेन वी थ्रो अ स्टोन ऑन इट, ठीक है, तो उस कंडीशन पे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव एंड दीज टू आर द टाइप ऑफ द मैकेनिकल वेव्स। तो पहली जो ब्रॉड वेव क्लासिफिकेशन था वो था मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ द टू टाइप्स, लॉन्जिट्यूडनल्स एंड ट्रांसवर्स। लॉन्जिट्यूडनल्स प्रोपोगेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, particles propagating or moving in the direction of the propagation, और जो ट्रांसफर वेव है इट इज द पार्टिकल मूविंग इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। नाउ हम बात करते हैं नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में। तो ये हो गए हमारे मैकेनिकल वेव्स। नेक्स्ट बात करते हैं द नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में। पर बिफोर दैट स्टेशनरी वेव्स के बारे में बात करें तो स्टेशनरी वेव्स आर लाइक द स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग इन द प्लेस, जैसे गिटार में होता है, while the progressive waves are like the wave moving across the pond when they are tossed। तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने बात किया, जैसे यहाँ पर बात किया हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव के बारे में हमने बात किया, तो यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव के में हमने दो एग्जांपल दिए, द एग्जांपल ऑफ द गिटार वी हैव गिवन एंड द वाटर। दीज बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ओनली। पर इसमें भी क्लासीफाई कर दिया कि ये क्या है, दे आर दी स्टेशनरी, क्योंकि एक ही जगह पे बच रहा है, ऐसे बात कर सकते हैं, और ये मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये नॉन स्टेशनरी हो गया या मूविंग वेव्स हो गया, ठीक है। उसको यहाँ पर बोल रखे है। नेक्स्ट बात करते हैं, वो मैकेनिकल हो गया। नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, ओवरऑल जो लाइट वेव्स होते हैं, यानी कि जो ओवरऑल एनर्जी की फॉर्म में है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। दैट डू नॉट रिक्वायर द मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। मैकेनिकल वेव्स को क्या चाहिए था, मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए था, M for mechanical, M for medium. So mechanical waves needs medium, but non-mechanical waves or the electromagnetic waves don't need a medium. So they don't require a medium for their propagation. Then how they will travel? They will travel through the vacuum, and the example is the light wave or the heat waves. So the light wave or the heat wave, they don't need require a medium. आपको पता है क्या, सूर्य से जो रोशनी आ रही, लाइट आ रही है, it is coming on the earth, but वहाँ पे तो कोई मीडियम नहीं है, कोई वैक्यूम, वहाँ पर तो क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम से एक वेव आ रही है, और कौन सी वेव आ रही है, लाइट वेव आ रही है। तो लाइट वेव इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, द लाइट वेव इज द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो लाइट वेव इज द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो बेसिकली उससे पहले हम बात करें, ये दिस इज द ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे जैसे हम ओवरऑल उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करते जाते हैं, वेवलेंथ को बढ़ाते जाते हैं, तो इस तरह कुछ स्ट्रक्चर मिलता है। दिस इज द ओवरऑल स्पेक्ट्रम, ओवरऑल स्पेक्ट्रम, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेक्ट्रम, ठीक है। एग्जाम में क्या आ सकता है इसका, टू प्लेस दिस इन दी पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द असेंडिंग और डिसेंडिंग। नाउ
how you will overall identify? So first, for example, the radio waves. Radio waves. Now radio waves obviously they are very long wavelength, ठीक है ना, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। वो ये लिखा हुआ है, दिस इज द वेवलेंथ, दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर द वेवलेंथ, और ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक, और जैसे जैसे इनकी वेवलेंथ कम होती जाएगी फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर देखो 10⁻20 है, दिस इज ओनली 10⁻4, गॉट इट, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ जो है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। सो हेयर वी हैव दी रेडियो वेव्स, ठीक, रेडियो वेव्स, एंड रेडियो वेव्स आर दी लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव्स, यानी कि ये लॉन्ग वेव होती है, यानी कि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तभी तो देखो बहुत दूर से हमें सुनाई पड़ता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है वहाँ से हमें सुनाई पड़ता है, कैसे, क्योंकि उसकी जो ओवरऑल वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, पर फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत कम है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तो खत्म हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा। नेक्स्ट द माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कहाँ से निकलती है? कई सारे जो फ़ोन्स होते हैं उनमें IR ब्लास्टर होता है, या आपके पास अगर टीवी का रिमोट है, आपका AC का रिमोट है, उससे क्या निकलती है? इंफ्रारेड निकलती है। एंड इंफ्रारेड ऑल्सो कॉजेज द हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट थोड़ा सा क्रिएट करती है इंफ्रारेड। नेक्स्ट विजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ठीक। तो ये ओवरऑल थोड़ा सा सीक्वेंस पता होना चाहिए कि ओवरऑल सबसे पहले रेडियो वेव आएगा, फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। सो दिस इज द ओवरऑल सीक्वेंस, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सो all the electromagnetic radiation are consist of the photons. photons क्या होते हैं? photons are the type of energy or quanta of energy. photon क्या होते हैं? photon are the quanta of energy. Now talking about some of the properties of the electromagnetic radiation, so they are neutral in character and hence they don't need a medium to, है ना, to travel. तो उनको medium नहीं चाहिए, बिना medium के travel करते हैं। and they are transverse wave, obviously they are the transverse wave. तो transverse wave का मतलब क्या हो गया? transverse wave मतलब electromagnetic waves are the transverse waves, means overall the particle will move perpendicular to the direction of propagation, ठीक, and they propagate with the velocity of the light. They propagate with the velocity of the light. So electromagnetic radiation, the light is the one of the example of the electromagnetic radiation will move at the velocity of light. Velocity of light का मतलब क्या हो गया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीन्स व्हाट? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. This is the speed of light, 3 lakh kilometer per second, and they contain the energy and the momentum. The concept was introduced by the Maxwell, ठीक है ना। Now talking about overall the different type of the electromagnetic waves. So अभी जो मैंने स्पेक्ट्रम दिखाया आपको was the electromagnetic wave. उसमें अगर बात करते हैं सबसे पहले the radio waves, सबसे पहले बात करते हैं गामा वेव्स की, यानी कि हम बात कर रहे हैं गामा वेव्स के बारे में। तो गामा वेव्स will have the higher frequency or the lower frequency? गामा वेव हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी? हाँ, गामा वेव विल हैव हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी? हायर फ्रीक्वेंसी. So means it has the higher energy or max or lower energy? Higher energy. ठीक है, तो गामा रे, अब देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, दैट हु डिस्कवर्ड द गामा रेज, हु डिस्कवर्ड द एक्स रेज, हु डिस्कवर्ड द रेडियो वेव्स, ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गामा रेज वर डिस्कवर्ड बाय दी हेनरी बेकरल, है ना, हेनरी बेकरल और पाउल। तो हेनरी बेकरल का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है, हेनरी बेकरल, ठीक है ना। एंड ओवरऑल द एप्लीकेशन ऑफ द गामा रेज इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इन द रेडियोथेरेपी. So in the radiotherapy, what we use the gamma rays, radiotherapy. Next the X-rays. X-rays तो पता ही है आपको, the X-rays it is discovered by the Rontgen. Very important question. Who discovered the X-rays? Rontgen, ठीक है ना. And X-rays it is used in the CT scan or the crystallography. CT scan सुना होगा. What is the CT scan? जब माइंड का स्कैन करते हैं उसको बोलते हैं CT scan, ठीक है। ये पूरी बॉडी का जो स्कैन करते हैं MRI के द्वारा, MRI का मतलब हो गया माइंड का, ठीक है ना, MRI हो गया माइंड के लिए, MRI हो गया, ठीक है, ये CT स्कैन हो गया। और ये करते किससे करते हैं? इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम. सो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम इज यूज्ड फॉर द ओवरऑल CT स्कैन, ठीक है। एक होता है, वन थिंग इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये टू मेजर द
एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, टू मेजर द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, क्योंकि कार्डियो का मतलब क्या होता है, कार्डियो, कार्डियो मीन्स हार्ट, सो टू मेजर द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, दिस इज द कार्डियो ना, कार्डियो, सो टू मेजर द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट व्हाट वी यूज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टू मेजर द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन वी यूज द इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, टू मेजर द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन वी यूज द इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है ना, ये अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल करते हैं, यूवी रेज का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए, विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए। सो विटामिन डी का जो प्रोडक्शन होता है हमारी स्किन के अंदर, वहाँ पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज आती ना हमारी स्किन पे, ठीक है, तभी तो विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। और इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर दी स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल इफ देयर इज एनी बैक्टीरिया और एनीथिंग एल्स विच इज़ नॉट गुड फॉर अस, और उसको ख़त्म करने के लिए, किल करने के लिए। एंड विच इज़ द एंटी स्टेराइल विटामिन, एंटी स्टेराइल विटामिन, रिया, एंटी स्टेराइल विटामिन, Vitamin E. हाँ ठीक, विटामिन ई इज द एंटी स्टेराइल विटामिन। एंड विटामिन इज व्हाट इज द अदर यूज ऑफ विटामिन ई, और विटामिन ई इज ऑल्सो कॉल्ड एज Vitamin E tocopherol. और ब्यूटी विटामिन ना, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं उसको, है ना, ब्यूटी विटामिन, विटामिन के फॉर दी कोगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वाज डिस्कवर्ड बाय द विलियम, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये देखो हीटिंग इफेक्ट कॉज करता है, देखो मैंने बताया था ना, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कहाँ से निकल रहा है, इंफ्रारेड आपके जो रिमोट है, ठीक है ना, आपका जो कोई भी रिमोट है, टीवी का रिमोट है, या फिर आपके फ़ोन में IR ब्लास्टर है, इंफ्रारेड ब्लास्टर वहाँ से निकलता है, नाइट विजन में, ठीक है ना, एक काम आता है। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स की खोज किसने की थी, हेनरिच हर्ट्ज ने की थी, ठीक है ना। इट इज़ यूज फॉर द कम्युनिकेशन, रेडार और माइक्रोवेव ओवन, तो माइक्रोवेव ओवन में भी इस्तेमाल करते होंगे, रेडार में करते हैं, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग में करते हैं, सब में करते हैं। रेडियो वेव very important is discovered by the Marconi, very important. Who discovered the radio wave? Marconi discovered the radio wave. It is used in the broadcasting, communication, TV remote and control of the radar detection. रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने बताया था कि जो ओवरऑल इन दी एटमॉस्फेयर जो आयनोस्फेयर है, आयनोस्फेयर का इस्तेमाल करके किसके लिए करते हैं, रेडियो वेव के ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, यानी कि वहाँ पर जो आयंस है वो आयंस का इस्तेमाल करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन विद द रेडियो वेव्स, तो ओवरऑल उसका इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ ओवरऑल द कंपैरिजन बिटवीन दी मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव वी आर कॉलिंग इट एज दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो ओवरऑल बात की जाए मैकेनिकल वेव के बारे में, तो मैकेनिकल वेव दे रिक्वायर द मीडियम टू प्रोपोगेट solid, liquid or gas, whatever, but in the case of electromagnetic waves or the non-mechanical waves, they don't require a medium, they can easily travel in the vacuum, ठीक है ना। The example of the mechanical waves are the sound waves, water waves, seismic waves, so these are the material waves, ठीक है ना, mechanical waves। but यहाँ पर क्या आ जाएगा, light wave, radio wave, x-rays, तो overall spectrum I have shown you are the electromagnetic waves। एयर वाटर इसमें सब जाएगा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट द मैकेनिकल वेव दे आर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर्स ऑल्सो, बट द non-mechanical wave, that is the electromagnetic waves, they are only transverse in nature. Non-mechanical waves are only transverse in nature, वो सिर्फ transverse होते हैं, पर longitudinal जो होते हैं ये जो है mechanical wave, they are longitudinal और transverse also. Transverse कब था, when it was there in the water waves or stone in the water, in that case it is transverse, but the spring waves जो spring में आ रही है, it is the longitudinal, ठीक है ना। faster in solids but slower in the gases. Overall, if I talk that where the speed of the sound is maximum, so the speed of the sound is what? Sound is a mechanical wave, ठीक है ना, sound is a mechanical wave, so speed of sound is maximum in the case of solid. So this is also one important question. The speed of sound it is maximum in solid. सॉलिड के केस में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, स्लो होगा गैस में। एक और चीज़ पता होना चाहिए आपको, ये लिख लेंगे आप, स्पीड ऑफ साउंड ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड, ठीक। नेक्स्ट इफ वी इंक्रीज द डेंसिटी, तो ओवरऑल दिस हैज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड, so density is directly proportional to the speed of sound. What does it means? इसका मतलब क्या होगा कि if we increase the density of the medium,
ठीक है। आपने देखा होगा, मे बी यू हैव ऑब्जर्व दिस थिंग, इफ देयर इज एनी एयरपोर्ट और एनी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, है ना, और एनी बिजी रोड इन योर विसिनिटी नियर योर हाउस, सो व्हाट हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रेनी सीजन, ठीक है ना, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेसिपिटेशन, व्हाट हैपन, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर, डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है ना। सो डेंसिटी, सॉरी मैं इसमें डेंसिटी क्यों लिख रहा हूँ, मैं लिखूँ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो ओवरऑल वहाँ साउंड की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस समय क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, सो बिकॉज ऑफ दैट द स्पीड, ओवरऑल जो साउंड की जो स्पीड होती है, यानी कि उसकी ओवरऑल जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो आपको बहुत दूर का भी कोई साउंड होगा वो सुनाई पड़ेगा इन द रेनी सीजन। शायद आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तरीका। और बाकी दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे ट्रैवल इन दी वैक्यूम, ठीक है ना। और ओवरऑल बस ठीक है, इतने में इतना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेव विच आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर आर द कैथोड रे, कैनाल रे, एक्सरे, अल्फा रे, ठीक है। ओवरऑल आयनोस्फेयर का ओवरऑल रीच कितनी होती है, 65 to 400 किलोमीटर्स अबव द अर्थ, ठीक है ना। आयनोस्फेयर इट इज द क्यूबिकल बिकॉज इट अफेक्ट्स द रेडियो सिग्नल्स ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड द रेडियो वेव्स। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू। सो ओवरऑल जो आयनोस्फेयर है ना, तो वी हैव दी टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इस तरह से हमने सारे स्फेयर्स बना दिए हैं। So in this sphere, the ionosphere overall it has some of the relation with the sound waves, ठीक है ना, या रेडियो वेव्स। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स इज कॉल्ड एज द स्पेस वेव्स बिटवीन दी 30 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। इलेक्ट्रो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सो दैट दे आर नॉट यूजली अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक और द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो रेडियो वेव्स भाई हैं क्या, रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओनली, है ना। स्पेक्ट्रम में मैंने दिखाया अभी आपको। सो रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओनली, हेंस दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। क्यों नहीं होती हैं? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, ठीक है ना, दे आर द सेल्फ सस्टेनिंग वेव्स एंड दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। यानी कि सिंपल सी बात है, इफ़ यू हैव लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ योर बॉडी इज इम्यून टू द पॉइजन, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। सो व्हेन द रेडियो वेव्स आर इटसेल्फ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, so they don't have any influence of other electromagnetic waves or the magnetic waves, ठीक है ना। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर चुके हैं ओवरऑल, ठीक है। एम्पलीट्यूड वेवलेंथ। रेडिएशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएशन, द ट्रांसमिशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स पार्टिकल्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहाँ पर हम बात करेंगे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, हीट इज ट्रांसमिटेड बाय द कंडक्शन रिक्वायर्स द मीडियम, ठीक है। ओवरऑल क्या बात करें, रेडिएशन का मतलब क्या हो गया, रेडिएशन में हम बात कर रहे हैं द ट्रांसमिशन ऑफ द एनर्जी। वेन एवर वी टॉक अबाउट द रेडिएशन तो हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। जहाँ पर हमने बात किया था, ध्यान दीजिएगा, इंसोलेशन के बारे में, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, what we have used there, we have used incoming solar radiation. So incoming solar radiation, so in the radiation we don't need a medium because it is the electromagnetic radiation only, तो वो हमको मीडियम नहीं चाहिए। मीडियम नहीं चाहिए मतलब वैक्यूम में आएगा, तो वैक्यूम का मतलब क्या हो गया कि ट्रांसमिशन जो होगा वो कैसा होगा, ट्रांसवर्स वेव्स होंगी, ठीक है ना। एंड ट्रांसमिशन कैसा होगा, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो मास का मूवमेंट नहीं हो रहा है, द ट्रांसमिशन ऑफ द एनर्जी इज हैपनिंग, है ना, इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स और द पार्टिकल्स, बिकॉज जो एनर्जी है वो वेव और पार्टिकल किसी के फॉर्मेट में भी रह सकती है, ठीक है ना। एंड दो चीज़ और पता होनी चाहिए ओवरऑल, जो ट्रांसमिशन एक होता है द ट्रांसमिशन बाय द हीट, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन, और एक होता है कंडक्शन। कंडक्शन को रिक्वायर चाहिए मीडियम, कन्वेक्शन को मीडियम नहीं चाहिए, पर कन्वेक्शन को मीडियम चाहिए। देखो उसको दिखा दूँ मैं, समझ में आएगा तुम्हें। ना हियर यू कैन सी, देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो भी यहाँ पर पानी जो है, नीचे का जो पानी है वो ऊपर से हीट हो रहा है, तो ये कन्वेक्शन हो गया, यानी कि सिर्फ पानी की सहायता से हो रहा है। कंडक्शन के केस में आपको एक मीडियम चाहिए, यानी कि एक मेटल होगा वो कंडक्ट होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मेटल का ये पार्ट गर्म हो गया
तो आपका लास्ट वाला पार्ट भी धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होने लगेगा। दिस इज हैपन बाय द प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन। ठीक है ना, ये किसकी वजह से होता है, कंडक्शन की वजह से होता है। ठीक है, और ये हो गया हमारा कन्वेक्शन। क्लियर। और रेडिएशन तो ओवरऑल जो हीट आएगी वो तो हमारी रेडिएशन हो गई। ठीक है, ये रेडिएटर हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं एल्बिडो के बारे में। एल्बिडो के बारे में बात कर चुके हैं। तो ओवरऑल जितना भी परसेंटेज ऑफ द हीट जो अर्थ रिफ्लेक्ट कर देता है उसको बोलते हैं एल्बिडो। ठीक है, ओवरऑल मैंने बात किया था वहाँ पे कि अर्थ की एल्बिडो कितनी है, 30%, यानी कि 0.3। 0.3 का मतलब क्या हो गया, इफ आई से द एल्बिडो ऑफ द अर्थ इज 0.3 मीन्स अर्थ, इफ 100% ऑफ द रेडिएशन इज कमिंग ऑन द अर्थ, तो अर्थ इज रिफ्लेक्टिंग 30% ऑफ दैट। So means the radiation of the earth, the albedo of the earth is the 0.3 of the 30%, 0.3 of the 30%। ठीक है ना। और ओवरऑल बात किया जाए, now this could be also a question, the albedo of the fresh water, the albedo of the, for example the albedo of the fresh snow, तो फ्रेश स्नो की जो एल्बिडो होगी वो होगी आपकी 0.95 यानी 95%। सो इफ देयर इज अ फ्रेश स्नो, तो फ्रेश स्नो विल रिफ्लेक्ट बैक 95% ऑफ द इंसोलेशन। तो जो भी इंसोलेशन आएगा उसके ऊपर उसका 95% रिफ्लेक्ट कर देगा कौन, फ्रेश स्नो। और जो पानी होता है, ठीक है ना, पानी होता है, इफ देयर इज अ वाटर, तो वाटर की जो एल्बिडो होगी वो होगी 0.03, मतलब सिर्फ 3%। देन 30 नहीं है, 0.03 है, 0.3 नहीं है। 0.3 किसकी थी, ओवरऑल अर्थ की एल्बिडो। ठीक है ना। द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ द ऑल द डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज, पूरा ओवरऑल वेवलेंथ रहेगा। और बाकी मैंने बताया कि वेवलेंथ के केस में रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो ये सीक्वेंस आ सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है ना। रेडियो वेव्स हैव द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई इट गोज दिस मच फार, एंड गामा रेज दे आर द मिनिमम वेवलेंथ। So this means what, gamma rays की जो एनर्जी होगी will be maximum and the radio wave this has the minimum energy। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अबाउट द कॉस्मिक रे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज एनर्जी बात कर चुके हैं। ठीक है, कॉस्मिक रेज क्या हो गया, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दे आर द सुपर हायर एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स जूमिंग थ्रू द स्पेस ऑफन फ्रॉम द सन एंड बियॉन्ड। तो कॉस्मिक रेज क्या हो गया, जो सन से जो ओवरऑल एनर्जी निकल रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो है, जो इंसुलेशन आ रही है, इंसुलेशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट कॉस्मिक रेज मतलब बहुत हाई बूमिंग जो सन से एनर्जी निकल रही है, तो वी आर कॉलिंग इट एज द कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज। ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ द कॉस्मिक रेज नहीं कहूँगा मैं कहूँगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द सन एंड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द अर्थ, what is happening, the aurora is happening, that is the northern lights is happening, aurora australis and aurora borealis। ठीक है ना। ओवरऑल बात किया जाए अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में। सो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी। ए जो होती हैं वो अर्थ की सरफेस पे रीच कर जाती हैं, ओके। बी जो होती हैं, बी को थोड़ा ओजोन जो लेयर होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो कम आ पाती हैं। थर्ड इज दी C, ultraviolet rays C, it is completely absorbed by the ozone layer। So ultraviolet C rays, it is completely absorbed by the ozone layers। ठीक है ना। तो यानी कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी होगी, हार्मफुल हो गई अल्ट्रावायलेट C, इट इज द मोस्ट हार्मफुल। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साउंड वेव्स के बारे में। ठीक है, साउंड वेव्स के बारे में। साउंड वेव क्या है, साउंड वेव इट इज़ अ टाइप ऑफ द मैकेनिकल वेव। और कौन सा मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। याद है, देखो ऊपर देख लो ऊपर से, साउंड वेव कहाँ से था, ये था। मैकेनिकल वेव में 2 पार्ट बताए मैंने, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल क्या था, लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल था हमारा साउंड वेव इन द एयर। ठीक है। सो साउंड वेव क्या है, साउंड वेव they are the longitudinal mechanical waves। okay, the basic unit of the sound is the phonemes। so phonemes are the basic units of the sound। और साउंड कैसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, बाय द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। जब हम बोलते हैं तो वाइब्रेशन होता है, सो द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस द साउंड। ठीक है ना। ऑडिबल जो साउंड होता है जो हम सुन सकते हैं, इट इज ओनली फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। 20 hertz to 20,000 hertz is the audible range of the sound that we can hear। 20 hertz to 20,000 hertz।
ठीक है ना। एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द वाइब्रेशन ऑफ एनीथिंग, अनटिल अनलेस इट इज नॉट वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। नो मैटर व्हाट हैपन, इवन इफ आई टेक अ पेपर, ठीक है ना, इफ आई टेक अ पेपर, फॉर एग्जांपल दिस पेपर आई हैव टेकन, ठीक है ना, इफ आई एम गोइंग टू ब्लू दिस पेपर, सो व्हेन आई एम गोइंग टू ब्लू दिस पेपर फ्रॉम द एयर, बाय द एयर, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देयर विल बी साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो ये साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पेपर, तो पेपर के वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा देयर विल बी नो साउंड। सो वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस द साउंड, फॉर एग्जांपल फोर वोकल कॉर्ड पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज दी इंफ्रासोनिक वेव्स, जिसमें आपका हार्ट वाइब्रेशन आ जाएगा, सारी चीज़ आएंगी। अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में बात करेंगे। अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं या अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं, तो ओवरऑल इट इज़ ग्रेटर देन दी 20,000 हर्ट्स। So if it is greater than 20,000 hertz, so means this is not come under the audible range. तो साउंड की जो ऑडिबल रेंज है ये उसमें नहीं आएगी, 20,000 हर्ट्स पे है, ठीक है ना। द क्रिएचर्स लाइक द डॉग, कैट्स एंड बैट्स एंड मॉस्किटोज, दे डिटेक्ट देमसेल्फ दीज वेव्स। तो ये जो डॉग, कैट्स, ये सारी जो क्रिएचर्स हैं ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। एंड बैट जो है, बैट ऑल्सो नॉट ओनली डिटेक्ट बट ऑल्सो प्रोड्यूस दी अल्ट्रासोनिक वेव्स। So how bat travel in the night? What it do? It do the echolocation. Use the echolocation, है ना, echolocation। तो echolocation का इस्तेमाल करता है बैट। उसमें क्या होता है कि एक बार वो पहले अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ेगा एंड देन जब वो सामने से टकरा के व्हेन इट स्ट्राइक बैक, इट रिसीव द अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड देन इट मेजर्स द डिस्टेंस, ओवरऑल पाथ क्या है, और उस हिसाब से वो आगे मूव करता है। सो दे बैट्स आर कैपेबल टू डिटेक्ट एंड ऑल्सो टू प्रोड्यूस द अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स। नाउ सी some of the examples of the ultrasonic waves, sending the signals or measuring the depth of the sea, सर ना, सोनार टेक्नोलॉजी और रेडार टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट वी कैन यूज, वी कैन मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियंस, ठीक है ना। क्लीनिंग द क्लोथ्स, एयरप्लेन्स, ठीक है ना, एंड मशीन्स पार्ट ऑफ द क्लॉक, उसके लिए भी हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। रिमूविंग दी लैम्प शूट फ्रॉम द चिमनीज फैक्ट्रीज, ठीक है ना। अल्ट्रा सोनोथेरेपी, नाउ यू कैन सी सोनार आर यूज फॉर द ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर ऑन द बोट। तो अगर आपको बोट में चेक करना है कि कुछ जैसे पानी के नीचे कोई बोट है, कोई लेट्स से इफ देयर इज एनी सबमरीन इनसाइड द वाटर, सो वी कैन यूज व्हाट, वी कैन यूज दी सोनार। तो सोनार बेसिकली क्या करता है, ये इकोलोकेशन करता है, इट विल रिटर्न बैक फ्रॉम दैट पॉइंट, और उसके बाद आपको डिस्टेंस का पूरा आपको ओवरऑल एक एवरेज में आपको देगा। देन जो डॉग की विसल होती है, सो इफ दोज पर्सन हु ट्रेन्स द डॉग्स, डॉग ट्रेनर्स, दे यूज अ विसल, डॉग ट्रेनर दे यूज अ विसल, ठीक है। एंड दिस विसल इमिट्स द अल्ट्रासोनिक साउंड, है ना, सो दैट कैन बी ओनली हर्ड बाय द डॉग्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड ब्रेक्स द किडनी स्टोन्स इनटू द स्मॉलर पीसेस फॉर द इजीली एक्सट्रैक्टेड। तो अल्ट्रासाउंड की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो किसी किडनी में स्टोन हो गया तो डॉक्टर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकता है विद दी अल्ट्रासोनिक वेव्स। कैन एनीवन टेल मी कि किससे बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट से, CaO से। जो स्टोन बनता है, स्टोन किडनी का, वो कैसे बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट की वहाँ से, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। स्पीड ऑफ द साउंड की बात करें तो स्पीड ऑफ द साउंड होती है 332 मीटर पर सेकेंड, लगभग इसमें लिख दिया 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ द साउंड। और स्पीड ऑफ द लाइट कितनी थी, 3 × 10⁸ और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है साउंड, सॉरी लाइट, ठीक है ना। एंड बाकी मैंने बताया कि साउंड की जो स्पीड होगी, इट विल बी द फास्टेस्ट इन द सॉलिड, एंड स्लो कहाँ पे होगी, लोअर में, और स्लोएस्ट कहाँ पे होगी, गैस में सबसे स्लो होगी। पर अगर गैस के केस में अगर हमने ह्यूमिडिटी बढ़ा दी, अगर हमने क्या बढ़ा दी, भाई एयर तो गैस ही है ना, अगर हमने ह्यूमिडिटी बढ़ा दी, तो उस कंडीशन में उसकी जो स्पीड है थोड़ी बढ़ जाती है, या उसकी जो ओवरऑल ट्रेवल डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक। व्हेन द साउंड एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द स्पीड एंड द वेवलेंथ चेंजेस बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। तो ये ध्यान रखेंगे, उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, उसका मीडियम चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, बट उसका जो फ्रीक्वेंसी है विल ऑलवेज बी रिमेन सेम, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम हमेशा रहेगा। द स्पीड ऑफ द साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी,
मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, वेदर इट इज ट्रैवलिंग इन द सॉलिड, लिक्विड और गैस, डजंट मैटर, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा स्पीड में कब ट्रैवल करेगा, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स विल बी इन द सॉलिड, ठीक है ना। साउंड वेव डज नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में साउंड वेव नहीं ट्रैवल करेंगी। इसीलिए जब इफ एनीवन इज लैंडेड ऑन द मून, Neil Armstrong when landed on the moon, so if you are there in the moon, you need some sort of the mechanical arrangement or some sort of technical arrangement for the communication, because you cannot directly talk there in the moon, because क्योंकि वहाँ पर क्या है, वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, और दे आर दी साउंड वेव्स आर दी मैकेनिकल वेव्स एंड दे नीड ए मीडियम वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हाईएस्ट स्पीड किस में रहेगी, सॉलिड में। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट होता है सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होता है, जब प्लेन्स बहुत ही स्पीड में ट्रैवल करते हैं तो वो एयर बैरियर को तोड़ देते हैं। एयर बैरियर क्या होता है, 332 मीटर पर सेकेंड, उसको तोड़ देते हैं, तो बहुत तेज आवाज़ आती है, तो उसको बोलते हैं सोनिक बूम। तो व्हेन द साउंड स्पीड एक्सीडेड द एयर स्पीड, जब साउंड की स्पीड एक्सीड कर जाती है एयर स्पीड से, तो उसको बोलते हैं सोनिक बूम। नेक्स्ट इज द मैक नंबर। व्हाट इज द मैक नंबर, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द सोर्स ऑफ द साउंड टू द स्पीड ऑफ द साउंड, यानी कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द सोर्स ऑफ द साउंड टू द स्पीड ऑफ द साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ द सोर्स ऑफ द साउंड, जहाँ से आपका साउंड आ रहा है, ठीक, उसका जो रेशियो है दिस नोन एज दी मैक नंबर। सो इफ द मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1 इट इज द सुपरसोनिक, इफ इट इज ग्रेटर देन 5 हाइपरसोनिक, ठीक है ना, और इफ द मैक नंबर इज 1 तो वो हो जाएगा सबसोनिक, ठीक है। अभी इसमें ठीक है, ठीक है, वो डाउट है तो इतना पूछ लीजिए, बाकी आगे कल करेंगे। काफ़ी चीज़ों का इम्पैक्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवरऑल टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ द साउंड बढ़ जाएगा, बट स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर साउंड की स्पीड है, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगी किस पे, टेम्परेचर पे, पर इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ प्रेशर, ठीक है, इस तरह से। चलिए कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना कल क्लास में इसके आगे बात करेंगे। ये हमारा हो जाएगा, जैसे आज कितने पेज कर लिए हमने, 7। कोशिश करेंगे हम इसको 3 क्लास में और ख़त्म कर दें बस, ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि हमने 11 क्लास में बायो ख़त्म की है, तो देखना पड़ेगा थोड़ा। तभी हमारे पास 9 क्लास हैं, 9 क्लास मतलब 4 8 4 क्लास हैं, ठीक है, 4-5 क्लास में कर देंगे। 3 क्लास में इसको करेंगे, तब तो वो हमारा जो वाला पार्ट है उसको हम 5 क्लास में कर पाएंगे। बायो केमिस्ट्री का पार्ट थोड़ा ज़्यादा था ना, ठीक है। नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। सुशनेम, रिया, सोना, रिकी, ब्रिमित लेपचा, आप नहीं आते हो रोज, क्या बात है, ये तो पहले छोड़ के चले गए, ठीक है। रिया कोई डाउट है? नहीं सर। हाँ, इसको रिवाइज करना, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। रिकी? यस सर। एनी डाउट? नो सर। और बाकी घटना चेक लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, बायो के क्वेश्चंस? यस सर। हाँ, बायो के क्वेश्चंस लगाओ उसमें, ठीक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, ठीक है। टिल देन, थैंक यू, दिस इज मोहित साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।